कुर्सी की देख रहे हैं और देखिए बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो बिहार से निकलकर सामने आई है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि किसकी कितनी जाति है, किसका कितना हिस्सा है। ये बिहार सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ गया है, जिसमें यादव का सबसे ज्यादा हिस्सा है। 14% यादव वोट बैंक जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देवेंद्र, मैं आप ही के पास आ रही हूं। पहले किस तरीके की हलचल है इस खबर के बाद, क्योंकि बिहार सरकार ने जो कहा वो तो करके दिखा दिया। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी की तरफ से आना शुरू होगी या कैसे ले रही है बीजेपी अब इसे? और प्राची, जैसे नंबर्स की सबसे पहले बात कर लें तो नंबर्स को लेकर निश्चित तौर पे कुछ ऐसा क्रांतिकारी डिजिट सामने नहीं दिख रहा है जो कि पहले से ऑलरेडी पब्लिक परसेप्शन में ना हो या रिपोर्ट ना होती रही हो। जातियों की जो संख्या अमूमन बताई जाती रही है या जो मानी जाती रही है आप कहें, तो उसी हिसाब से ये नंबर्स भी आए हैं। तो नंबर्स के मामले में कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स डिजिट सामने आ गया हो और उससे ये लग रहा हो कि आखिर ये सर्वे इतना ज़रूरी क्यों था। ये भले ही बिहार की सरकार ने ये कहा हो कि नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन या बेहतर नीतियां बनाने के लिए कि जो वंचित हों उनके लिए उनको लक्षित करके हम ज़्यादा बेहतर नीतियां बना सकें, इस उद्देश्य से ये सर्वे कराया गया है। लेकिन जो डिजिट सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि उसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली चीज़ नहीं हो। हम समझ सकते हैं कि इस सर्वे के पीछे जो राजनीति है, असल मकसद वो राजनीतिक मकसद था और उसके सहारे बिहार में जो सत्ताधारी दल हैं उसने एक कोशिश की है कि जो जनवरी में काम शुरू हुआ है अब उसके सर्वे को सार्वजनिक कर दिया गया है कि एक मैसेजिंग देने के लिए। लेकिन जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो आमतौर पे आप किसी से पूछें तो वो बताएगा कि बिहार में 35 से 36% की आबादी है। इस सर्वे के आने से पहले भी सर्वे बता रहा है 36%। यादवों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें बताएगा कोई 12 से 14 के आसपास यादव हो सकते हैं, इसमें 14 दिया गया है। हालांकि यादव के साथ इसमें कई सारी दूसरी जातियां भी जो उसी समूह की हैं उनको भी जोड़ा गया है। सवर्णों की संख्या तकरीबन 15% इस सर्वे के हिसाब से है भी है। इससे पहले भी अगर आप पूछें तो उसमें कोई भी आपको ये बताएगा कि बिहार में जो सवर्ण है उनकी संख्या तकरीबन 15% है। तो आउट ऑफ बॉक्स कोई डिजिट नहीं दिख रहा है। इतना ज़रूर है कि बीजेपी की जो रिएक्शन होगा वो यही रहेगा। अभी इसका रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन वो इसी लाइन पर रहेगा जो सर्वे को लेकर वो लोग कहते रहे हैं कि बिहार सरकार की एक कोशिश है, नीतीश कुमार की एक कोशिश है कि जातियों के आधार पर समाज को बांट दें ताकि वोट बैंक साधने में उनको सफलता हासिल हो सके। इसके अलावा किसी अलग रिएक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। प्राची, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना जरूर शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कोई बदलाव हो रहा है जातियों में ऐसा नहीं है। हालांकि यादव और कुर्मी वोटर्स पर निगाहें थी। कुर्मी वोटर्स की जो संख्या है, अगर आप पहले के जो आंकड़े उससे कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पहले 4% कुर्मी वोटर्स थे जो अब 2.86% रह गए हैं। तो यानी थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अमूमन जो आम भाषा में तमाम जातियों के लिए आंकड़े दिए जाते थे, फिलहाल वही आंकड़े इसमें भी निकलकर सामने आए हैं। विजय जी, आपके लिहाज से ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए, हम चर्चा यादव वोट बैंक पर कर रहे थे, क्या बड़ा परिवर्तन इससे बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं हो सकता है? राजी, इसके दो राजनीतिक मायने में देखता हूँ। एक राजनीतिक मायने तो देखता हूँ बिहार में कि ये नीतीश कुमार जी के लिए कहीं भारी ना पड़े ये फैसला, क्योंकि इसमें साफ तौर पर मतलब ये ऑफिशियल है, जैसे देवेंद्र भी कह रहे हैं, सब लोग जानते थे, लेकिन अब 14% यादव हैं और 2.86% कुर्मी हैं। तो यदि पॉलिटिकल हिस्सेदारी की बात जब की जाती है समाज में कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर कायदे से तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बनाने की मांग बढ़ सकती है या होनी चाहिए, इस तरह की बात हो सकती है। वैसे भी आरजेडी के जो विधायक है वो जनता दल से ज़्यादा हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को बनाया था उस समय का जो भी उनका अलायंस हुआ उसमें ये बात हुई। तो क्या अब तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद खाली करने के लिए तैयार होंगे? इस जातिगत जनगणना का मतलब पहली बात। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक बड़ा मायने है इसका, जिसे मैं बहुत बड़ी तरीके से देखता हूँ, वो है कि कुल मिलाकर ओबीसी जिसे आप कह रहे हैं, पिछड़ा वर्ग जिसे कह रहे हैं, वो 60% से भी ज़्यादा है। 36% है उसमें एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग है और 27% है पिछड़ा वर्ग, तो 62% हो गया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1931 की जो सेंसस हुई उसके हिसाब से 52% है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने माना। जो 1990 में जब मंडल कमीशन आया वीपी सिंह के वक्त में और नरसिम्हा राव ने 93 में उसे चालू किया, तो हम 52% मान रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं इसमें ज़्यादा है कम है, और वो इसीलिए बार बार मांग हो रही थी कि ये साफ हो कि कितनी आबादी। अब ये जो है वो 62% है करीब करीब। तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी बात होगी कि इसका पूरा सेंसस कराया जाए, कास्ट सेंसस कराया जाए और बताया जाए कि कितना है। जो 52% को जिसको बात कर रहे हैं, जिस पर आपने अभी आरक्षण दिया है, ओबीसी आरक्षण को लेकर महिला रिजर्वेशन पर भी बात हुई, तो मुझे लगता है कि ओबीसी का जो पूरी 90s की जो मंडल वाली राजनीति है
वो फिर से उबाल पर आ सकती है इस मसले पर। बाकी सब चीज़ें ठीक है, 2.6 या 2. और इसमें अभी कुछ कुछ क्या है कि कई जो जातियाँ पहले सब कास्ट होती थी, उनको किसी एक ग्रुप में रखा जाता था एक बड़ी जाति के तौर पे। जब सेंसस होती है, ये सर्वे होता है, तो उनको सब कास्ट के तौर पे भी अलग अलग किया जाता है, तो कुछ फिगर ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन क्या ओबीसी को 62% मानकर पूरे देश भर में एक नई तरीके की राजनीति होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक ओबीसी की राजनीति को और मंडल की राजनीति को कमंडल की राजनीति के साथ मिलाकर कर रही थी, वो इसका जवाब कैसे देगी? और पार्टी जब लगातार जातिगत जनगणना का जो दबाव बन रहा था उसको टालती रही है, तो अब इसको किस तरह से सरकार या भारतीय जनता पार्टी देखेगी, वो मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है 90s से हम वापस 2023 में कहीं मंडल की राजनीति पर फिर से ना आ जाएं, ऐसे ही संभावना मुझे लगता है। हालांकि ये तो अभी केवल बिहार की जातिगत सर्वे है, आंकड़े है। तो नहीं समीर जी, जो कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि पूरा का